अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब बात करेंगे आज 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिनमें सर फहरिस्त है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़। और आज कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम के जो कैंप शुरू हो रहा है लाहौर में आज से, उससे पहले मीडिया से बात की, अपने गेम प्लान को वादे किया। आज का मेन प्रोग्राम हमारा बाबर आजम की मीडिया टॉक पर ही होगा। आपको बताएंगे कि बाबर वनडे सीरीज़ के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या उनके गेम प्लान हैं और पाकिस्तान इस सीरीज़ का कितना फ़ायदा उठाना चाहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो वनडे सिलेक्शन है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की मुमकिन 11 क्या हो सकती है। बाबर ने हिंट किया है कि शायद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाएंगे। तो फॉर्मर सिलेक्टर और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है, जहां पाकिस्तान और भारत का मुकाबला भी 4 जून को होना है। इसके रूल्स क्या हैं, इस टूर्नामेंट की क्या अहमियत है, इसके बारे में भी आपको तफसीली बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो वुमेन क्रिकेट सीरीज है उस पर बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को अब तक वादे बढ़तरी हासिल है। तो नडाल के फैंस आप कल रात जो है सुबह 4 बजे तक जागते रहे और जो नडाल की जीत मिली तो बहुत बड़ी जीत, चूंकि वर्ल्ड नंबर 1 है नोवाक जोकोविच। और नडाल आप उम्र के हिस्से में यहाँ समझ रहा था कि लोग समझ रहे थे शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। क्ले कोर्ट के किंग हैं और अपने 14 टाइटल के जाने बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा 21 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर और पाकिस्तान के साबिक सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब, जिसमें कराची से हमें स्काइप के लिए ज्वाइन करें। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी गर्मी है, गर्मी का चर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन जैसा कि बाबर ने भी आज कहा, भी आपको सुनवा भी देते हैं, उन्होंने कहा प्रोफेशनल है, बड़े अरसे बाद क्रिकेट मिल रही है, ओडीआई सुपर लीग का हिस्सा है, फुल स्ट्रेंथ की जानिब जाने का इशारा दिया है तौसीफ भाई उन्होंने। आप समझते हैं ठीक अप्रोच है, क्योंकि पाकिस्तान अभी है एक डेंजर जोन की तरफ तो है, 8वीं 9वीं पोजीशन पर है। 3 मैचेस हम जीतते हैं तो फिर हम ओडीआई सुपर लीग में टॉप 3 में भी आ जाएंगे। तो टॉप 3 में आने के लिए क्या फुल स्ट्रेंथ पे ही हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जो सिचुएशन है उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, ताकि हम एक जगह पे चले जाएं और जो हमें पॉइंट्स मिलने हैं वो मिल जाएं। बट ये तो अभी एक्सपेरिमेंट के जहाँ तक ताल्लुक है, दूसरे बड़े मौके थे एक्सपेरिमेंट के, वो जो है वो टाइम में जो है इन्होंने ज़ाया किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हम फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि 2-0 हो जाता है तो हम एक आध 2 चेंजेस जो भी आप समझते हैं कर लें लास्ट वाले में, और आई थिंक हम 3-0 से उनको हरा सकते हैं। बट इजी तो लेना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बाबर ने जो बातें की हैं वो ठीक है, गर्मी है, सब कुछ है, मगर अब ये एक्सक्यूज है नहीं कोई। बट रिजवान के मुतालिक पहले भी आपसे बात हुई थी, क्या आपके ख्याल में उनका नंबर हो सकता है, क्योंकि है थोड़ा सा वनडे के अंदर उनकी जो यूटिलाइजेशन है, और गो के उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है T20 में, और स्पेशली अपने आप को मनवाया है। वो वनडे में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं, तो थोड़ा सा इस बारे में बात ज़रूर हो रही है। तो सबसे पहले हम भी, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। और दूसरी बात जहाँ तक आपने की, ठीक है, वो कप्तान है, उसको अभी चूंकि टीम जीतते जा रही है तो प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है, और ऊपर से रन बन रहे हैं तो इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब मिडिल ऑर्डर में वो जा रहे हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क तो नहीं है। वो खुद भी बता रहे हैं कि कभी होती है कभी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। बट ये सिचुएशन में ठीक है। आप देखिए, आप कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाने की आपके बात करते हैं, तो आप आगे देखते हैं कि आगे हमें जाके क्या करना है। तो आप देखें उस चीज़ को। अगर उनकी परफॉर्मेंस लेनी है, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं यही बात की थी कि जब हमें ऊपर से रन्स नहीं हो और फिर क्लैप्स हो जाए, रिजवान वहाँ पे ना कर पाए, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसका पहले से ही देखना चाहिए हमें कि हम आगे जो जिसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है उनको यूटिलाइज करें, देखें। और अभी ऐसे चलना है तो आप चलें ज़रूर, बट मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आप अपनी कंट्री में तो चलें, आप जो है सरवाइव कर सकते हो, अपनी जगह है। बट अगर आपकी ओपनिंग अल्लाह ना करे फेल होती है और 1-2-3 विकेट्स जल्दी गिरते हैं, फिर सारा प्रेशर आ रहा है। क्योंकि अभी उन्होंने काउंटी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छी बात है, हमें ज़रूरत भी है। बट यह है कि अब आप बना रहे हैं कॉम्बिनेशन और आपको उस पर बड़ा एतमाद है, होना भी चाहिए, उसने बड़ा अच्छा किया। बट परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। ये चीज़ों को अपने जहन में मद्देनज़र रखना चाहिए सारी।
तो असीम भाई, स्पेशली मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, चूँकि एज अ सिलेक्टर आपने इस चीज़ों पर बहुत काम किया हुआ है कि आप 15 रुपये तो बनाते ही हैं, बट 11 क्या होगी और फिर आपका टीम कॉम्बिनेशन, बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिए, हमें फ़खर इमाम और बाबर की सूरत में टॉप 3 तो बहुत अच्छा मिला है वनडे के अंदर, ये तीनों वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। प्रॉब्लम उसके बाद है चूँकि इफ्तिखार अहमद भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, खुशदिल अभी बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, रिजवान जैसे आपने कहा कि गो कि वो टेस्ट और T20 के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, बट वनडे में उनको थोड़ा सा भी यहाँ पर बेहतर करना है। फिर हमें शादाब खान की वापसी से ज़रूर बूस्ट मिलेगा, वो काउंटी से वापस भी आ रहे हैं। आपके ख्याल में तौसीफ भाई, नंबर 4, 5, 6 और फिर 7 में तो चले शादाब आ जाते हैं, हम क्या इस पर जो है वो एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिकली रिजवान के नंबर की बात करूँ, और क्या हम शादाब को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर खेलते हैं, या आप समझते नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नीचे ही ठीक रहेंगे? आप ही क्या राय? हाँ, पहले ऊपर आने की कोशिश की है और की भी, खेले भी हैं। मैं नहीं समझता वो सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। और जरूरत क्या है आपको, मतलब शादाब अगर ऊपर आने लगे आपकी इस फॉर्मेट में, इन जगहों पे, तो फिर आपका फायदा क्या है? इसका मतलब आपने बैटिंग तो कोई बना ही नहीं है आपने, इसका मतलब बैटिंग आप फिर वहीं के वहीं खड़े हैं, तो ये कोई तरीकेकार है नहीं मेरे ख्याल से। आप भी प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर लेके जाएं जो आपका जाना चाहिए। उसके बाद आपकी बैटिंग लाइन तो बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आप देखें शादाब की 6-7 पे आ जाते हैं, तरह रिजवान है, आपकी बैटिंग लाइन तो बहुत अच्छी बनती है। तो सिर्फ रिजवान का नंबर क्या सजेस्ट करेंगे, और इफ्तिखार और खुशदिल उसके बाद? नहीं, मैं उनसे तो मैं पहले ही कहूंगा कि उसको जाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये इफ्तिखार और वो जो है खुशदिल, वो अटैक करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो तो उससे पहले ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साथ में अगर बात करें, बल्कि पहले एक रिजवान की जो बल्कि पहले ब्रेक शामिल कर लेते हैं, पुराने ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस। आज गर्मी के हवाले से बड़ा सवाल हुआ, चूँकि मुल्तान की गर्मी को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। कल तासिर सुबानी ने बड़े तफसील से बताया भी था कि मुल्तान में से क्या सूरत हाल है। इस हवाले से बाबर का क्या कहना है, आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ तो 8, 10 और 12 जून को होगा। आज 1 जून है, लेकिन मुल्तान की गर्मी और कंडीशन के हवाले से काफ़ी बात हो रही है। तो गर्मी ऑब्वियसली दोनों टीमों के लिए बराबर ही होगी, और शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो ज़्यादा आदत है, वेस्ट इंडीज़ से प्लेयर जो आ रहे हैं उनको मुश्किल होगी। लेकिन तौसीफ भाई, आप कंडीशन के पेश नज़र वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रेंथ को देखते हुए आप इस सीरीज़ में कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े नाम नहीं हैं वेस्ट इंडीज़ के पास? एक ज़माने में लिमिटेड ओवर्स के अंदर उनके पास काफ़ी सुपरस्टार्स और मैच विनर हुआ करते थे। आपका क्या राय है इस सीरीज़ के कंपेटिटिव लेवल पर, और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर आपके ख्याल में क्या क्लीन स्वीप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए क्लीन स्वीप। और बात यह है कि जो भी टीम आती है ना गफार, वो अपनी बेस्ट टीम लेके आते हैं, ठीक है। उनमें इस वक्त नहीं है, बट उनको इतना ये ज़रा सा बड़ा फॉर्मेट है, इसमें थोड़ा हम 2020 को तो जल्दी करते हैं, वो लोग भी जल्दी पकड़ते हैं, बट इनके 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो वो तगड़े प्लेयर हैं, तो वो इतना इजी भी हमें नहीं लेना चाहिए। और जब इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि फुल स्ट्रेंथ के साथ हमें जाना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो आगे पोजीशन है वो अच्छी हो जाए रैंकिंग में। तो और दूसरी बात ये कि गर्मी जहाँ सालों को ये पता है हमें क्या है, हम अब इस पे ना ही सोचें इस बारे में तो ठीक। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रिपरेशन होनी चाहिए, और प्रिपरेशन इसलिए ज़्यादा कि समटाइम आपको चौके छक्के नहीं मिलते हैं, आपको नीचे भागना पड़ता है ज़ाहिर है बैट्समैनों के लिए। फिर फास्ट बॉलर्स की खास तौर पे, कि फास्ट बॉलर जो हैं वो 2-3 स्पेल में अपने स्पेल करेंगे, तो उसमें उनको जो है यकीनी तौर पे जो है खैर सारी चीज़ें तो पानी का ज़्यादा पीना और डिफरेंट चीज़ें वो तो अपनी जगह हैं, पता ही है सबको, बट उनको तरीके से जो है फास्ट बॉलरों को इस्तेमाल करें ताकि कोई क्रैम्प्स वगैरह ये चीज़ें ना आए। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें हो रही होंगी, पूरा जो है वो स्टाफ है और पता है सब। इस वक्त ऐसी दुनिया में क्रिकेट इतना कुछ हो गया, सारा कुछ है, आइसिंग भी होती है। आइस इतनी गर्मी में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन है वो आइस पैक वगैरह लेके आते हैं, वो जैकेट आइस लेके आते हैं, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली तैयारी होगी इसकी। और तौसीफ भाई, 14 साल से तो खैर वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन यकीन तौर पर आपने वहाँ क्रिकेट खेली हुई है। कुछ बता सकते हैं पिच के हवाले से, यूजली वहाँ की पिच कैसी होती है? क्या स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हमेशा हमारा रहता है, चाहे यूई हो या पाकिस्तान हो? आप ही क्या राय है? कंडीशन चूँकि बड़े ऐसे से मैचेज वहाँ हुए नहीं हैं। देखिए नॉर्मली तो वो बड़ी अच्छी बैटिंग पिच है और ग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, वो देखा है बहुत अच्छा। लेकिन ये जो गर्मी और ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए कि
आप ग्रास तो उस पर मैं नहीं समझता कि आपने ग्रास उस पर रखी है। हाँ, और फिर ये गर्मी की वजह से रिवर्स स्विंग डेफिनेटली हो सकता है। वो गेंद थोड़ा जो है पिच ऐसी होगी, वो जल्दी 25-25 ओवर दोनों दो बॉलों से होंगे जरूर पकड़, बट थोड़ा हो सकता है। बट वेदर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा हमें रिवर्स स्विंग नजर आएगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल ये बनाएंगे। इस पर मैचेस तो कुछ होते रहे हैं और उस वक्त, लेकिन यस, जो पोजीशन है उसमें स्पिनर का किरदार होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज पर आप माराना तबसरा दे रहे थे। पाकिस्तान के दरमियान सीरीज 8, 10 और 12 जून को खेली जाएगी। इस मैचेस के हवाले से, सीरीज के हवाले से आपको यकीन तौर पर आने वाले प्रोग्राम में भी अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फॉर्मर हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की एशिया कप में कारकर्दगी और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, उस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हॉकी पे बात करते हैं। कोशिश की हमने इस प्रोग्राम में कि गुज़श्ता कोई 10-15 दिन से जब से एशिया कप हुआ है कि हम हॉकी पे बात करें। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल की और बहुत देर की मेवा आते आते, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था जब पाकिस्तान ने सुपर 4 मरने में जगह नहीं बनाई। पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब इस पर टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। समी भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 5वीं पोजीशन हासिल की है। परफॉर्मेंस इस इवेंट में इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा झटका हो गया जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके। मैंने आसिफ बाजवा साहब को भी टेलीफोन लाइन पे लिया था। उनका कहना है कि बदकिस्मती है, वरना शायद रिजल्ट थोड़ा बेहतर होता तो हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते। लेकिन उन्होंने कोई खास तब्दीली का भी हिंट नहीं दिया। इंक्वायरी कमेटी बन गई है। क्या इंक्वायरी कमेटी मसले का हल है? सबसे पहले तो आपने बात की कि ये परफॉर्मेंस बेहतर है, बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। अगर एशिया में हम 5वें नंबर पे हैं तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारी जो आएगी रैंकिंग आएगी शायद वो 18वें से भी नीचे चली जाए, पता नहीं। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो हम पहले 4 में आते, और पहले 4 में आते तो हमारे बड़े चांसेस थे कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते। दूसरा, जैसे यहाँ पर आकर वो तीसरी चौथी दफा ये कह रहे हैं कि अंपायरिंग गलत हुई और 1 मिनट कम खिलाया और उन्होंने 12 खिलाड़ी को नोटिस क्यों किया वगैरह वगैरह, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है पिछले 6 साल से ये मौजूद है, जो कि इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान को किसी न किसी जगह लेकर आए। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप यही करना है आपने, तो आप इससे बेहतर किसी और को मौका दें। हुकूमत पाकिस्तान सोचे कि किसी बेहतरीन एक ग्रुप को दें जो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर करे, तो तभी कुछ हो सकता है। अगर एशिया में हम 4-5वें नंबर पे आएंगे तो मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा नहीं है। हमसे मलेशिया आगे हो गया, हमसे जापान आगे हो गया, भारत तो है ही आगे, कोरिया आगे हो जाएगा, तो फिर ये कोई बात बनेगी नहीं। वो पाकिस्तानी हॉकी टीम या वो पाकिस्तानी हॉकी टीम का रिकॉर्ड जो अभी तक बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इवन भारत भी कोशिश कर रहा था कि 4 दफा एशिया कप जीता तो शायद ये पूरा कर पाया, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो समी भाई, आपके ख्याल में अब इस मसले का हल क्या है? क्योंकि शेख फ्राइड एक्मन ने तो कुछ अर्से पहले ही ज्वाइन किया, शायद उनके पास इतना मौका नहीं था, टाइम नहीं था उनका, उतने समझ में आता है कि उनको वक्त मिलना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में जो हम नहीं पहुंच सके, दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है, 4 मरतबा के हम चैंपियन हैं, कौमी खेल हॉकी है, लेकिन ना तो कोई शोर मचा है, ना कोई ज़्यादा बात हुई है, गवर्नमेंट भी इस पर खामोशी है। आपके ख्याल में क्या होना क्या चाहिए? क्या हम इस कड़वे घूंट को बस पी लें, हम बाहर हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे ही चलता रहे, या आप कोई हुकूमत से मुतालबा करेंगे फेडरेशन में तब्दीली होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट में? आपकी राय क्या है, क्या होना क्या चाहिए अब? देखिए, सबसे पहले तो इनको खुद ही सोचना चाहिए कि 6 साल से सारे सजाद खोखर और ये आसिफ बाजवा और शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद रहे और कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके, तो इनको खुद छोड़ देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान को जरूर एक्शन लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान की हॉकी इतनी खराब क्यों होती जा रही है। इससे हर सबसे जो बुरी चीज़ हो रही है वो कि सारे डिपार्टमेंटों ने अपनी हॉकी जो है टीमें बंद कर दी, कोई किसी को हायर नहीं करता, अगर कोई हायर करता है तो लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को बुर्दबार लोग लाने चाहिए और इनको छोड़ना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऐसे जगह पहुंची हुई है जहां कोई भी आदमी देखने को तैयार नहीं, कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं, किसी को पता ही नहीं कि एशिया कप हो रहा है सिवाय चंद लोगों के। तो इसको बेहतर करने के लिए इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। चलो भाई, कतई कलामी एक और चीज भी बड़ा वाइटल है, वो ये है कि मैचेस
कहीं भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे थे पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एशिया कप भारत में तो ऑन हो रहा था, हमारे यहाँ तो आपको पता ही कितने लोग यूट्यूब पे या मोबाइल की ऐप पे मैच देख लेंगे, वो इम्पैक्ट नहीं आता। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद हम मैचेस देखते हैं तो हमें दुख भी ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे लगता है कौम ने मैचेस देखे भी नहीं, तो इसलिए वो देखे ना क्रिकेट में तो कुछ हो जाए तो एक कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल बन जाता है, चाहे जीत हो या हार हो। हॉकी में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट का भी मिसाल दे तो वो उसकी काफ़ी विक्रीज है उनके पास। उनके जो इंस्पायरेशन फोर्स है, उनके 5 से 6 खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल नए हैं, 3 बॉलर हैं, 3 बैट्समैन हैं, तो लोग ये यंगस्टर उसको देखने के लिए आते हैं। हमारे हम भी यही कहते हैं कि जो 94 की टीम थी हमारी, उसमें इंस्पायरेशन फोर्स थी जिसकी वजह से लोग आते थे, देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे चले गए तो क्रिकेट ऊपर आने था। तो इसमें मेन जो मैं कहता हूँ किरदार वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, जो सही तरीके से ग्रूमिंग नहीं कर रहे। अगर ये ग्रूम करे और पाकिस्तान की रैंकिंग 6 पे हो तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया देखे, पीटीवी भी उसको टेलीकास्ट करे और उसके साथ साथ प्राइवेट चैनल भी उसको टेलीकास्ट करें। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर टेलीकास्ट नहीं, उससे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर 18वें नंबर की टीम को कौन स्पॉन्सर करेगा, कैसे वो टेलीकास्ट होगी, तो इसकी रैंकिंग बेहतर करनी पड़ेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी, जो पिछले 6 साल से नहीं हो सकी, ओवरऑल पिछले 10 सालों से नहीं हो सकी। तो हर उस पर हमें सोचना चाहिए कि कैसे हो सकता है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि खिलाड़ी बेरोजगार हो रहे हैं, खिलाड़ी जो लीग खेलने जाते थे वो नहीं खेल पाए एक कोविड की वजह से, और इस साल वैसे क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो क्विकली आखिर में 3 रुकनी कमेटी जो बनी इंक्वायरी, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? ये कमेटी क्योंकि सब ये गए थे, सब वहाँ गए थे, तो बताएं कि कमेटी जो बनी है वो ये बनी है कि 1 मिनट कम खिलाया, जो 12 खिलाड़ियों का इशू था उसको देखना कि कैसे होगा और परफॉर्मेंस कैसी होगी। परफॉर्मेंस सबके सामने है। 1 मिनट की बात गलत है कि 1 मिनट कम खिलाया। इंटरनेशनल फोरम पे इस किस्म की बातें हो नहीं सकती। 12 खिलाड़ी को क्यों पकड़ा, ये भी इंटरनेशनल फोरम पे कभी नहीं हो सकता। ये उनकी कोच का कमाल है कि उन्होंने पकड़ा। तो इसमें जिसको कहते हैं डिले करने वाली बात है। ओवरऑल मैं तो ये कहता हूँ इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे बेहतर है कि हुकूमत पाकिस्तान को तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया समीर साहब। और ब्रेक्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक करके हॉकी में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान हॉकी की मजीद बात करते हैं और एशिया कप के बाद पाकिस्तान को जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नुमाइंदगी करनी है, वो है जनाब लुधियाना में शुरू होने वाला ये एक 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट है। एक नई तर्ज है हॉकी की, एक नया फॉर्मेट है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जो 5 साइड हॉकी टीम, उसके असिस्टेंट कोच और पाकिस्तान के साबिक जो हॉकी प्लेयर हैं वकास शरीफ, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वकास, क्विकली जिस तरह फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का, उतना क्विकली बताइएगा कि कैसे डिफरेंट है ये जो नॉर्मल हॉकी होती है जिसमें आपके 15-15 मिनट के अब 4 क्वार्टर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ये किस तरह डिफरेंट है ये फॉर्मेट पूरा? जी, थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे ऑनर लेने का, और इसमें ये है कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने एक बॉक्स के अंदर हॉकी खेलनी है और इसमें आउट नहीं होता बॉल, यानी साइड बोर्ड्स लगे हुए हैं जो कि आई थिंक 25 to 26 मिलीमीटर सेंटीमीटर उसकी होती है हाइट। तो बॉल बेसिकली ज़्यादातर ग्राउंड में ही रहता है। इट्स लाइक अ कैरम बोर्ड कि वो स्ट्राइकर वापस आता रहता है और आप उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। तो इसमें ये इस फॉर्मेट का ये फ़ायदा है कि इसमें कम टाइम में आपके मैक्सिमम टचेज हैं, मैक्सिमम गोल स्कोरिंग गेम है, इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट इसलिए कि जितने गोल्स होंगे, जैसे लाइक T20 लोग जितने 6 4 बाउंड्रीज होती है उतना लोग एंटरटेन होते हैं। तो इसमें भी इसी तरह है कि इसमें नंबर ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ वो कम टाइम में ज़्यादा है। तो 11 साइड में जो होता है ना उसके मुकाबले में बहुत कम टाइम में ये आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती रहती हैं। तो ये बहुत एंटरटेनिंग गेम है और हमारे लिए नया तजुर्बा है और हम लोगों ने टीम पे काफ़ी मेहनत किया है। इसके सारे टेक्निकल और टैक्टिकल हमने एस्पेक्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पे काम किया है और होपफुली कि हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने इसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने में भी कामयाब हो। ठीक है, रेहान भट्ट पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन, वो टीम के हेड कोच हैं और वो भी बड़े एक्साइटेड हैं इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से। वकास, बता दीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक तो फॉर्मेट बड़ा दिलचस्प है, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो फिर तो और आपका जो जॉय है वो डबल हो जाता है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी आखिरी मैच भी बहुत अच्छा हुआ था
जो एशिया कप में हुआ। तो कुछ तो मुझे एक दफ़ा रिकन्फर्म कीजिएगा, इसकी टाइमिंग क्या है, क्या 10-10 मिनट के 2 हाफ हैं और क्या कोई रूल्स भी इसमें डिफरेंट हैं? और दूसरा जो पाकिस्तान इंडिया मैच है वकास, इंडिया की तैयारी कैसे है और इससे पहले क्या ये 5 ए साइड हॉकी कितनी होती रही है दुनिया भर में? देखें, इंडिया जो है, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया अपने जो अपना कोच है उनका, जो ऑस्ट्रेलियन कोच है ग्रीड, उसके साथ वो लोग आ रहे हैं और वो अपने जितना भी स्क्वाड देखा उसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपियन है और उनमें 5 जो है वो जूनियर वर्ल्ड कप जो इस वक्त रिसेंटली अभी लास्ट हुआ है उसके प्लेयर हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं ना उनके भी डेवलपिंग प्लेयर हैं। तो देखा जाए तो इंडिया इज कमिंग विद फुल स्ट्रेंथ, अच्छी साइड से आ रहा है। बट ये हमें तो हम एज अ कोच हमने प्लेयर्स को इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है और दूसरा साइड ये है कि हाँ प्रेशर गेम होती है, नर्व गेम होती है, बट ये तो सारी क्राउड के लिए। हम एज अ कोच एज अ प्लेयर जो उनकी हमने ट्रेन किया है प्लेयर्स को कि इट्स अ प्रेशर बॉक्स गेम है, बस आपने उन्हें खेलना है और इसमें जो जो टेक्निकल आपको जो सिचुएशन बनती होगी टैक्टिकली आपने उसमें कन्वर्ट होना है और कोई प्रेशर नहीं है। तो हमारी प्रिपरेशन उस लिहाज से बहुत बेहतर है कि हमने लड़कों को विदाउट प्रेशर लड़कों को उस चीज के लिए प्रिपेयर किया हुआ। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन हुआ है 10 रुपये स्क्वाड है, वकास यूनुस गोलकीपर है, एहतशाम है, यकीन है, मुर्तज़ा है, तंजीम है, कप्तान इसी तरह अरशद, अमीन, अबूजर, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शादेब वगैरह। क्या कोई खास चीज़ देख के इन्हीं लड़कों को सिलेक्ट किया क्योंकि जो हमारी एशियन हॉकी एशिया कप खेलने की टीम थी उससे डिफरेंट है? तो क्या आपका फोकस रहा वकास इस सिलेक्शन के अंदर और क्या खिलाड़ी इसके लिए पूरी तरह तैयार है जब इवेंट में जाएंगे? कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना कि हम तैयारी नहीं हो सकी, आप समझते हैं ठीक तैयारी हो गई है? नहीं, एग्जैक्टली आपके बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसमें 11 साइड वाले हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि जो 5 साइड के प्लेयर हों वो 11 साइड में इतने अच्छे परफॉर्म ना कर सके, लेकिन जो 5 साइड के प्लेयर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इनका स्मॉल विजन होता है, इनके स्मॉल पासेस अच्छे होते हैं, इनकी एजिलिटी अच्छी होती है, एक्सेलरेशन अच्छी होती है, इनके टेक्निकल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो कंट्रोल के वो बेहतर होते हैं। गोल स्कोरिंग स्पेशली बैक हैंड, जिन प्लेयर्स की बैक हैंड अच्छी है वो इसके बहुत ज़्यादा यूजफुल प्लेयर हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गोल बैक हैंड जो होता है ना फ्लिक से होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं हिट के। एक फोरहैंड होती है, बैक हैंड से ज़्यादा गोल होते हैं इसमें। और छोटे बॉक्स में आपने क्विक डिसीजन करने वाले प्लेयर चाहिए होते हैं, आपको क्विक टर्निंग मूवमेंट वाले प्लेयर चाहिए होते हैं। 11 साइड में टोटली डिफरेंट होता है, उसमें टाइम होता है, उसमें प्री स्कैनिंग लड़के को करने का टाइम होता है, इसमें कोई टाइम नहीं होता। डिफेंस के लिए आपने टोटली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपने चीज़ों को कवर करना होता है। तो उसके लिए हमने उस हिसाब से इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है, जितनी टीम है उसके हिसाब से हमने डेवलप की हुई और सिलेक्शन की। वकास, किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो उस टूर्नामेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, उस मैच का लोग इंतजार करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच और एक नए फॉर्मेट को, एक बड़े मैच की भी जरूरत थी मेरे ख्याल में, तो ये टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है उस फॉर्मेट के लिए। और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में क्या ये फॉर्मेट आपको आगे बढ़ता हुआ मजीद ना दिखाई देता है? एक्सपेरिमेंटिंग है भी, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं कंपेयर करूंगा 2 चीज़ों से कि यूरोप जो होते हैं यूरोपियन खेलते हैं इंडोर हॉकी, तो पाकिस्तानी जो है हमारे एशियन जो है इंडिया और पाकिस्तान, उसमें कोई इंडोर हॉकी का इतना ज़्यादा फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हम लोग इतना दिसंबर में सर्दियों में ज़्यादा यूटिलाइज, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती नहीं है जितना यूरोपियन कंट्री, इसलिए वो इंडोर जाके परफॉर्म करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। बट 5 साइड इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा यूटिलाइज हो सकता है एज अ स्मॉल बॉक्स गेम के। इनके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो लड़कों के हम अच्छे कर सकते हैं, रिसीविंग प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये जो ना इसके साथ साथ एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें हम अपने डेवलपमेंट जो होता है ना उसको काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं हॉकी को कि। और लोगों के इन बिटवीन, क्राउड के इन बिटवीन आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेडियम्स बना के तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कि ये हॉकी को रिवाइवल करने के लिए, हॉकी को एंटरटेनमेंट को लोगों के बीच में लाने के लिए ये बड़ा अच्छा फॉर्मेट है स्मॉल। जी ठीक है वकास, बहुत बहुत शुक्रिया। और नया फॉर्मेट है, लुक्स वेरी एक्साइटिंग, और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपके लिए और आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेस। 4 जून को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मदे मुकाबिल होंगी। तो जनाब हॉकी के ऊपर हमने एक किया और आपको बताने की कोशिश की कि जो 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक नया फॉर्मेट है हॉकी का, ज़रूर देखिएगा। हम इसके हवाले से भी मजीद अपडेट्स आपके पास लेके आते रहेंगे। पुराना इसलिए आज देखने का शुक्रिया। दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।